और ये फिल्म जापान की द मोस्ट हॉन्टेड टनल इनुनाकी टनल और उससे रिलेटेड कुछ अर्बन लेजेंडरी स्टोरीज से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ताकाशी शिमोजू ने, जो इस फिल्म का को राइटर भी है, और उन्होंने द ग्रज सीरीज को भी डायरेक्ट किया था, तो नेचुरली उनसे उम्मीद भी बहुत ही ज्यादा है। मैं अभी इस फिल्म के रेटिंग्स के बारे में बात नहीं करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग इस कहानी को बिल्कुल अनबायस्ड नजरिया से देखो, अपने तरीके से इसको रेटिंग्स दो। हैविंग सेड दैट, चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं, यूमा और अकीना। वो लोग जा रहे हैं कि रियल लाइफ हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करने, इनुनाकी टनल। कहा जाता है इस टनल के आगे एक टेलीफोन बूथ है, द कर्स्ड टेलीफोन बूथ, जहां रात के ठीक 2 बजे हर रात फोन बजता है और ये कॉल इनुनाकी विलेज से आता है। जो भी इस कॉल को रिसीव करता है उसके लिए इस विलेज का दरवाजा खुल जाता है। वैसे तो ये गांव एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैप पे भी इसका कोई भी जिक्र नहीं है, मगर लोग कहते हैं इस टनल के उस पार ही ये गांव है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी इस हॉन्टेड प्लेस में गया है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जिंदा ही नहीं बचा। अकीना और योमा 21st सेंचुरी के कपल्स हैं। वो लोग लेजेंडरी स्टोरीज पे बिलीव तो नहीं करते, तो जब रात के ठीक 2 बजे वो फोन बजता है, अकीना उसे रिसीव करती है। उसे बस पानी की आवाज आ रही थी, इट्स क्रीपी। तो अकीना फोन रख के उस टनल के तरफ आगे बढ़ने लगती है। यूमा अपने कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। यह टनल बहुत ही डार्क और कोल्ड था। कुछ दूर जाने पर उन्हें टनल के एंडिंग में एक फलक मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था इस पॉइंट के बाद यह जगह एक नो मैंस लैंड है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड यहीं से इनुनाकी विलेज स्टार्ट होता है। अकीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और लिटरली अपने बॉयफ्रेंड को खींचकर वो उस गांव के अंदर जाने लगती है। उन्हें कुछ घर दिखता है तो अकीना उनमें से एक के अंदर जाती है बाथरूम यूज करने, तो यूमा उसे प्राइवेसी देते हुए अकेले ही इस गांव में इधर उधर भटकने लगता है। उसे कमरे के अंदर एक बड़ा सा केज दिखता है, जिसके अंदर वाइल्ड डॉग्स की भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर वहां तो सिर्फ एक वाइल्ड डॉग का कंकाल था। उधर अकीना जब बाथरूम से निकलने की कोशिश करती है, उसे बाहर से दरवाजा लॉक्ड मिलता है और बाहर जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और उसी भी वहां पर वाइल्ड डॉग्स की आवाज आ रही थी। शायद उन्हीं में से एक आदमी उसका गला दबाने की कोशिश करता है बाहर से ही। उसकी आवाज से यूमा से बचाने जाता है, मगर अकीना इतनी डरी हुई थी कि वो यूमा को भी धक्का देकर वहां से भाग जाती है। वो रात ऐसे ही बीत गई, मगर इस एक रात के वजह से अकीना पर इतना ज्यादा असर पड़ा कि वो बहुत वियर्डली बिहेव करने लगी थी। एक ही गाना गा रही थी, बार बार अपने आप से बात कर रही थी, हंस रही थी, चलते चलते टॉयलेट कर रही थी, और उसके पेंटिंग्स वो भी तो बहुत ही अजीब थे। तो इस हालत में उसे संभालने के लिए यूमा अपनी छोटी बहन से कांटेक्ट करता है, डॉक्टर कनाए। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली वो स्पिरिट्स को देख सकती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं एक माँ अपने बेटे को लेकर कनाए के साथ कंसल्ट करने आई है। ये लड़का रोयटारो पिछले कुछ दिनों से बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा है। उसे रात में डरावने सपने आने लगे हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कह रहा। कनाए प्राइवेटली रोयटारो से बात करती है और उसे पता चलता है इस बच्चे को भी उसी की तरह स्पिरिट्स दिखती है, स्पेशली एक लेडी की जिसे वो माँ कह रहा था, और वो बच्चा कनाए से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है, नहीं तो उसकी माँ नाराज हो जाएगी। जाते वक्त कनाए ये भी नोटिस करती है रोयटारो किसी को देखकर हाथ हिला रहा था। उस तरफ देखने पर पहली बार कनाए को भी वो स्पिरिट दिखती है। इस हादसे से हमें पता चलता है कनाए कितने सेंसिटिव है। अभी अकीना की जो हालत है, इसमें कोई डॉक्टर उसका इलाज तो नहीं कर सकती, क्योंकि योमा का मानना था कि अकीना उस जगह पर जाने की वजह से ही कर्स्ड हो चुकी है, इसीलिए वो ये सब पागलपन कर रही है। जब कनाए और यूमा बात कर रहे थे, तब उनका छोटा भाई कोटा भी वहां पर था। उसे भी इस इनुनाकी टनल और विलेज पर एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो वो भी वहां पर जाने की जिद करता है, मगर उनके डैड मिस्टर मोरिटा उसे वहां से डांट कर भगा देते हैं। लगता है इस डैड को कुछ तो पता है और वो अपने परिवार को उस कर्स्ड टनल से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज, कनाए अकीना से मिलने जाती है और उसे देखकर ही उसे अजीब फील होने लगती है। कुछ देर बाद बाथरूम जाने के बहाने अकीना रूम से निकलती है और यूमा के सामने ही एक टावर से जंप करके सुसाइड कर लेती है। ये यूमा के लिए काफी शॉकिंग थी, मगर उसे इतना तो पता चल चुका था कि इसके लिए वो टनल ही जिम्मेदार है। और ये बात सच भी है शायद, क्योंकि अकीना के फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये क्लियरली बताया गया था कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है, क्योंकि वहां पर कोई पानी नहीं था। जिसने ये ऑटोप्सी की थी डॉक्टर यामानोबी, वो योमा के डैड मिस्टर मोरिटा से मिलकर पर्सनली उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उन दोनों के बातों से हमें लगता है कि उन दोनों को भी इस कर्स्ड विलेज के बारे में बहुत कुछ पता है, जो मिस्टर मोरिटा बार बार डिनाई करने की कोशिश कर रहे थे।
रेदर वो मानने से डर रहे थे। इस सब से बेखबर युमा अपने दोस्तों को लेकर उस टनल को जलाने जाता है, मगर वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है यह टनल तो ऑलरेडी सील्ड है। तो उस रात वो दोनों अंदर कैसे गए? सभी दोस्त टनल के बाहर ही रुक गए थे, सिर्फ युमा अंदर जाता है सभी के मना करने के बावजूद। मगर उन्हें पता ही नहीं था उसका छोटा भाई कोटा भी उनके साथ गया था। उन्हीं के गाड़ी में छुपकर उसे टनल के अंदर से डॉगीज की आवाज आ रही थी, अपने भाई की आवाज आ रही थी। तो वो भी युमा को फॉलो करके उस टनल के अंदर जा पहुंचता है। अंदर उन्हें बहुत सारे स्पिरिट्स घेर लेते हैं, उनमें से एक थी अकीना की भी। ये सभी लोग उसी गांव के थे, वही गाना गा रहे थे और फाइनली हमें उस बंद टनल के बाहर से सिर्फ युमा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, which suggests कि शायद वो मर चुका है या फिर कुछ उससे भी ज्यादा भयानक। जब बहुत देर वेट करने के बाद युमा बाहर नहीं निकलता तो उसके दोस्त उसके पेरेंट्स और कनाई को इन्फॉर्म करते हैं और वो लोग पुलिस को। वहां पर उन्हें कोटा का कैमरा और बैग मिलता है, जिससे वो लोग श्योर हो जाते हैं कि वो दोनों भाई ही यहाँ पर ही है। ऐसे हालत में एक माँ अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकती है? यहाँ पर भी हालत सेम ही है। मिसेस मोरिटा, युमा की माँ, टेंशन में जैसे पागल हो चुकी थी। वो अकेले ही दीवार के उस तरफ जाने की, मतलब टनल के अंदर जाने की कोशिश करती है। रोकने पर वो दो ऑफिसर्स को नोच देती है और अपने पति मिस्टर मोरिटा को काट देती है, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कनाए बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसे हॉस्पिटल से कॉल मिलता है कि रॉय डरो अचानक से सेंसलेस हो जाने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कनाया हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे और एक बैड न्यूज मिलती है कि वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे डॉक्टर यामानोबी, उनकी हालत अचानक से ही बहुत खराब हो चुकी है और उसे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि उनके शरीर में भी पानी भरने लगा है। कनाए वो रात रॉय डारो के कमरे में ड्यूटी पर थी, मगर टायर्डनेस की वजह से वो सो गई थी। रात में जब उसकी आंखें खुलती हैं, रॉय डारो वहां पर नहीं था। कनाए को वो पेशेंट केबिन के बाहर मिलता है जिसके अंदर डॉक्टर यामानोबी थे। रॉय डारो कहता है कि उसके ग्रैंडपा उसे इस कमरे में बुलाए हैं। अंदर झांकने पर उन्हें बहुत सारे आत्माएं दिखती हैं जो सभी डॉक्टर यामानोबी को घेर कर खड़े थे और वो सारे आत्माएं वही गाना गा रहे थे जो कभी अकीना गाया करती थी। कनाए वहां से रॉय डारो को लेकर भागती है और वो सारे आत्माएं भी उनका पीछा करती है। इवन एक टाइम पर डॉक्टर यामानोबी की आत्मा भी उन पर हमला कर देती है, ये कहकर कि उनके खून में डॉग किलर का खून है। इसका मतलब तो कनाए समझ नहीं पाती, मगर उसी वक्त एक नर्स आकर उन्हें इन्फॉर्म करती है डॉक्टर यामानोबी की मौत हो चुकी है अभी अभी। कनाए बिल्कुल श्योर हो चुकी थी रॉय डारो के साथ ये जो सब कुछ हो रहा है, उसके स्पिरिट मॉम, ये सबके साथ उसके बैकग्राउंड का कुछ तो कनेक्शन है, मगर उसका बैकग्राउंड ही तो किसी को नहीं पता क्योंकि अभी जिस फैमिली के साथ रॉय डारो रहता है वो लोग उसकी पेरेंट्स है ही नहीं। बस कुछ ही दिन पहले कनाए को इस बात का पता चला है रॉय डारो के पिता ने उसे अडॉप्ट किया था। असल में जन्म के वक्त ही उनका असली बच्चा गुजर गया था और तभी इसी हॉस्पिटल में और एक लेडी रॉय डारो को जन्म देकर गुजर गई। ना उनका कोई परिवार था ना कोई जान पहचान के, तो इन लोगों ने रॉय डारो को अडॉप्ट कर लिया। मतलब ये हो सकता है वो जिसे देखता है वो सच में उसकी माँ है और उस कमरे में उन आत्माओं के बीच सच में ही उसके दादाजी भी थे जो उसे बुला रहे थे। इसका मतलब उसके फैमिली के साथ भी शायद उस कर्स्ड विलेज का कोई कनेक्शन तो जरूर है, नहीं तो उसे वो गाना सुनाई नहीं देता, वो आत्माएं नहीं दिखती। हॉस्पिटल में जब ये सब हो रहा था एट द सेम टाइम हम देखते हैं वो जो तीन दोस्त यामा के साथ उस टनल में गए थे उनमें से एक की गाड़ी खराब हो जाती है, वो भी उसी फर्स्ट फोन बूथ के बिल्कुल सामने। उसके फोन पर नेटवर्क नहीं था तो वो उसी फोन से अपने दोस्तों को कॉल करता है और उसे वहां से पिकअप करने के लिए कहता है। उसके कहने पर बाकी दो दोस्त वहां पर जाते हैं, मगर वो लड़का कहीं पर भी नहीं था। घड़ी पर समय हो रहा था रात के 2 बजे और अचानक से ही वो फोन बजने लगता है। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उसे रिसीव करने, बूथ का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और अंदर पानी भरने लगता है। बाहर से हमें वही सारे आत्माएं दिखती है जो लोग फिर से वही गाना गा रहे थे। धीरे धीरे ये पूरा बूथ पानी से भर जाता है और उन 2 लड़कों की मौत हो जाती है और ये आत्माएं उन दोनों के आत्मा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सुबह होने पर हमें सिर्फ उनकी लाश मिलती है, 3 लोगों की। कनाए को बार बार ऐसा लग रहा था कि इस सब का जवाब उसके पिता के पास जरूर होगा, तो वो उन्हें डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है, मगर मिस्टर मोरिटा सिर्फ इतना कहते हैं कि ये सारा दोष उनके ब्लड लाइन का है। तो बाकी का जवाब पाने के लिए कनाए जाती है अपने नानू के पास।
उसकी नानी अभी जिंदा नहीं है, मगर उसे पता चलता है कि उसकी नानी भी एक साइकिक ही थी, उन्हें भी स्पिरिट्स दिखती थी। तो कनाए को लगता है कि शायद उसके पिता जो कह रहे थे वो सच ही है। उसके पास ये जो स्पेशल पावर है वो उसे नानी से ही मिली होगी, मगर नानी को कहाँ से मिली वो नानू को नहीं पता, क्योंकि नानी का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता। जब कनाए इनोना के विलेज के बारे में बताती है, उसके नानू तो चौंक ही जाते हैं। ये गांव तो सालों पहले डैम के नीचे दफन हो चुका है। नानू ये भी कहते हैं उस समय उस गांव से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लाके छोड़ दिया जाता था। वो लोग इसी शहर में रह जाते थे, किसी परिवार के बिना, किसी भी रिलेशनशिप के बिना। कनाए को पता तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही थी उसके फैमिली के साथ इस सब का कनेक्शन क्या है। ठीक उसी वक्त उसे एक लड़का दिखता है जिसका कपड़ा कुछ बैकडेटेड था, और शायद वो खुद भी, क्योंकि वो बचपन से इस लड़के को देखती आ रही है। उसकी उम्र नहीं बढ़ती। उसे पहले लगा कि शायद ये भी कोई आत्मा ही होगी, मगर इस बार वो उसे पकड़ लेती है। उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये तो इंसान है, वो उसे टच कर सकती थी। इसका नाम है केंजी, और उसे सच में उस गांव के बारे में बहुत कुछ पता है। केंजी कनाए को एक वीडियो दिखाता है जो इनोना के विलेज का राज है, और जो हार्डली और किसी को पता है। असल में पहले उस गांव में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो वाइल्ड डॉग्स का शिकार करते थे, इसीलिए उन्हें दी डॉग किलर्स कहा जाता था। पहले वो लोग अछूत थे, बाकी के गांव वालों से दूर रहते थे, मगर बाद में एक पावर कंपनी के लोग उनके साथ मिल गए, उन्हें गांव में एंट्री दिला दी, और इसी के बदले में उनसे बहुत गलत काम करवाया। असल में ये लोग उस गांव के ऊपर एक डैम बनाना चाहते थे, तो वहां से इन गांव वालों को भगाने के लिए उन्होंने उन पर जुर्म करना शुरू किया। गांव के आदमियों को मारा पीटा, गर्म लोहे से जलाया, और औरतों को बंदी बनाकर फोर्सफुली वाइल्ड डॉग के साथ उनका मीटिंग करवाया। फाइनली उस सबको केज में बंद करके इस पूरे गांव को पानी में डुबो दिया। इवन वो लड़का केंजी भी उसी गांव से है उस समय से, क्योंकि वो खुद भी इस वीडियो में था अपनी प्रेमिका माया के साथ। मतलब वो भी मर चुका है, लेकिन कनाए को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो गिल्टी फीलिंग से जूझ रही थी। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उसने अपने परदादा को इस वीडियो में देखा था, और वो ही थे उस पर कंपनी का हेड, और वो इन डॉग किलर्स के साथ मिलकर ही इन गांव वालों पर जुर्म किया था, और इसीलिए वो आत्माएं कनाए को भी डॉग किलर कह रहे थे। उस गांव में सभी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, इसीलिए इस कर्स में मरने वाले सभी के शरीर में पानी मिलता था। मिस्टर मोरिटा हर वक्त अपने पत्नी के ब्लड लाइन को लेकर कोसते रहते थे, क्योंकि उसके पास ये साइकिक एबिलिटीज थी, मगर असल में वो खुद भी एक ऐसे ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे जिसे डॉग किलर्स कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं उसकी माँ भी कम्प्लीटली सेन हालत में थी। जब कनाए घर पहुंचती है, वो देखती है उसकी माँ बिल्कुल एक डॉगी की तरह बिहेव करने लगी थी। वो अपने आप में ही नहीं थी। कनाए ये सब कुछ और सहन नहीं कर पा रही थी, तो वो अपने दोनों भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उसे भी रात के ठीक 2 बजे उस कर्स्ड फोन बूथ पर उस कर्स्ड फोन की घंटी सुनाई देती है, और फोन रिसीव करने पर उसे कोटा की आवाज आती है। साथ में और भी कोई थी जो उसे नाम से बुला रही थी, कोई औरत। उसने फोन रिसीव कर लिया था, तो अभी उसके लिए वो टनल ओपन हो चुका था। अंदर जाते ही उसे वहां केंजी मिलता है। केंजी उसे लेकर उस घर में जाता है जहां यूमा गया था। घर के सामने उन्हें बहुत सारे लाश दिखती है, जिन्हें जंगली जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। उस घर के अंदर एक केज में कनाए को अपने दोनों भाई मिल जाते हैं। वो उन्हें चाबी देकर खुद जाती है केंजी को फॉलो करते हैं ऊपर एक केज के अंदर एक वाइल्ड डॉग के साथ उन्हें माया मिलती है। उसके साथ एक न्यूबॉर्न बेबी भी थी। उस वाइल्ड डॉग के साथ मेटिंग की वजह से ही इस बच्चे का जन्म हुआ था। केंजी कनाए को इस बच्चे को लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि ये जगह बहुत जल्द डूबने वाली है। ये बच्चा इस गांव के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हालत में इस गांव के ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना ही होगा। कनाए वैसा ही करती है। वो अपने दोनों भाई को आजाद करके वहां से भाग निकलती है, मगर माया के शरीर में भी बदलाव आने लगे थे। वो एक ह्यूमन डॉग में कन्वर्ट होने लगी थी, और उसी हालत में वो अपने बच्चे को लेने कनाए को चेस करती है। केंजी उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो अकेला इनफ नहीं था, तो अपनी बहन को बचाने के लिए यूमा भी उसे रोकने जाता है, और कनाए उस बच्चे और कोटा को लेकर बाहर भाग निकलती है। जब वो लोग फाइनली टनल से निकलते हैं, तब तक सुबह हो चुकी थी। वो लोग एक घर के सामने जाकर बेहोश हो जाते हैं, मगर उनकी नींद टूटती है हॉस्पिटल में, और वो बच्चा उसी घर के सामने रह जाता है, जिसे और एक फैमिली अडॉप्ट कर लेते हैं। ये घर कनाए के नानू का था, तो हो सकता है उनके परिवार ही उस समय उस घर में रहते थे, उन लोगों ने ही उसे अपनाया, या फिर कोई और परिवार। बाद में पुलिस को यूमा की लाश भी मिलती है उसी डैम से, और उसके साथ और भी 2 लाशें थी जो सड़ चुके थे, जिनकी मौत सालों पहले हुई थी, और ये लाशें थी माया और केंजी की। मगर ये लाशें यहाँ पर कैसे पहुंची? केंजी अगर मर चुका था तो कनाए उसे टच कैसे कर पाई, और उस बच्चे का क्या हुआ?
दोस्तों असल में जरूरत पड़ने पर ये टनल एक टाइम पोर्टल भी बन जाता था। वो बच्चा जिसे कनाया ने बचाया वो असल में उसकी ही नानी थी और केंजी और माया उसकी पेरेंट्स। वो लोग बदला लेना चाहते थे अपनी मौत का, इसीलिए हर हालत में अपने ब्लड लाइन को कंटिन्यू करना चाहते थे। अभी इस जनरेशन में कनाया के शरीर में भी वही सिम्टम्स थे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह वो भी कभी कभी डॉग्स की तरह बिहेव करती थी, जिसकी झलक हमें फिल्म के एंडिंग में मिलती है। इसीलिए केंजी बचपन से ही अपने बड़पोती कनाया को फॉलो करता रहा, जिससे समय आने पर उसकी मदद ले सके। वो लोग मर चुके थे मगर हर रात ये टनल खुल जाता था उन सब कर्स्ड लोगों के लिए जो उस फोन को आंसर करते थे। ये एक तरह से उनका रिवेंज था। सिर्फ कनाई की फैमिली ही नहीं, ऐसे और भी कई सारे बच्चे इस गांव में रह गए जिनके खून में डॉगीज का खून बहता है। उनके शरीर में म्यूटेशन की वजह से स्पेशल पावर आ गया, जैसे रॉय टारू, क्योंकि उसकी माँ भी उसी गांव से बिलोंग करती थी और वो बच्चा खुद भी एक मिक्स्ड जीन से ही है। फिल्म के एंडिंग में हमें उसके अंदर एक वाइल्ड डॉग के सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन शायद उनका रिवेंज अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब तक वो लोग सारे डॉग किलर्स के वंशज को खत्म ना कर दे ये कर्स चलता ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली गाइस, मुझे इस फिल्म की एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सारे प्लॉट होल से और लॉजिकली भी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से IMDb पर इस फिल्म को जो रेटिंग दिया गया है 4.8 आउट ऑफ 10 वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। अभी बात करते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई के बारे में। ये इनोना की टनल, ये इनोना के विलेज जो जापान की द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, वो सच में एग्जिस्ट करती है। वहां पर कुछ मौतों के बारे में भी पता चला है। लोग कहते हैं उस टनल के अंदर से लोगों की चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज सुनाई देती है। और वो विलेज, इनोना की विलेज एक छोटा सा गांव है जहां ना फोन काम करता है ना किसी की मदद मिलती है। मगर हाँ, ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि वो लेजेंडरी स्टोरीज पर्टिकुलरली उसी गांव से बिलोंग करती है। गाइस, आपको अगर इस टनल और विलेज के बारे में और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग प्लीज चेक कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।